Hello keen learners, welcome to my channel. First of all, I want to express my hearty thanks for sparing the time for me and viewing this video. Stats is taken as a very difficult subject. Students have phobia of this stats, but it is quite simple and interesting. You cannot believe, but it's true. Today we are going to deal with t-test, a very simple test used by researchers for analyzing the results. And in this video you will come to know about the types, concept and all the basic knowledge about t-test. So let us start with the contents. First of all, we will deal with the concept of t-test, then assumptions of t-test, then what is t-score, types of t-test, one sample t-test, independent, dependent and t-test through MS Excel. So you will see that the whole journey will be very much interesting. बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और कोशिश करिए कि इंटरैक्टिव वे में आपको ये समझाया जाए. तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की है. सबसे पहले हम डील करते हैं कंसेप्ट ऑफ टी टेस्ट. अ टी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक. ये भी बता दूं आपको कि ये पैरामीट्रिक टेस्ट है. पैरामीट्रिक के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और टी टेस्ट भी उसी एक कैटेगरी में से है जो पैरामीट्रिक की कंडीशंस को फॉलो करता है. It is used to determine if there is a significant difference between the means of two groups which may be related. हमेशा हम जो टी टेस्ट लगा रहे हैं, हमें क्या दिमाग में रखना है, क्या कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है कि हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स. वो रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशंस इसके अंदर आ सकती हैं. लेकिन हमारा फोकस किस पर है? हमारा फोकस है ये पता लगाने के लिए कि वो जो ग्रुप्स हैं उनके मीन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है. इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि आप ये टी टेस्ट तब लगाएंगे जब n की वैल्यू लेस देन 30 होगी. इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ पर हम टी टेस्ट को जनरली यूज़ नहीं करते हैं. अब देखिए एक एग्जांपल है हमारे सामने. हमने अभी जाना कि दोनों ग्रुप्स रिलेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं और हम मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं. तो फिगर आपके सामने है, देखिए इसको ध्यान से. कंपेयर द लेवल ऑफ स्ट्रेस अमंग टीचर्स एंड डॉक्टर्स. ये दो ग्रुप्स लिए गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, इनके जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि एवरेज स्कोर ऑफ टीचर्स कितना रहता है स्ट्रेस का और एवरेज स्कोर ऑफ डॉक्टर्स का कितना रहता है और उनमें कोई इक्वालिटी है कि नहीं है, कोई डिफरेंस है या नहीं है, ये सब कुछ हमें पता लगाना है. तो इसके लिए हम टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं. अब देखिए दोनों ही ग्रुप अलग अलग हैं, टीचर्स फिटर्निटी अलग है और डॉक्टर्स का फील्ड अलग है. तो दोनों ग्रुप्स आपस में रिलेटिव नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो ऐसे ग्रुप्स हमने देखे कि हो सकता है मे बी कि ग्रुप्स रिलेटेड टू ईच अदर हो या वो कोई रिलेशन ना रखते हों. दोनों ही केसेस में आप इसको लगा सकते हैं. assumptions क्या हैं? सबसे पहली assumption है the dependent variable must be continuous. आप इसमें इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का इस्तेमाल करेंगे. the observations are independent of one another. ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए. द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए. हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तभी हम इसके अंदर टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं. अब जो हमने टी टेस्ट लगाया तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या नाम देंगे? वो है टी स्कोर. टी स्कोर जब आप फॉर्मूला लगा करके टी की वैल्यू को निकाल रहे हैं. अब टी स्कोर को डिफाइन कैसे किया जाता है? द टी स्कोर इज अ रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ टू ग्रुप्स
एंड द डिफरेंस विद इन द ग्रुप्स, दोनों ही ग्रुप्स के बीच का और ग्रुप्स के बीच में जो मीन का डिफरेंस आ रहा है उसकी रेशो को हम टी स्कोर कह रहे हैं। अब इस टी स्कोर से आपको क्या पता लग रहा है, जो आपने टी स्कोर निकाला है उसे क्या पता लगता है आपको, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? द लार्जर द टी स्कोर द मोर डिफरेंस देयर इज बिटवीन ग्रुप्स। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है इसका मतलब ये है कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब दोनों ग्रुप्स आपस में सिमिलर हैं, उसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो टी स्कोर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरप्रिटेशंस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ टी टेस्ट पर। हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये टी टेस्ट होता कितनी तरह का है। तो टी टेस्ट को अगर ब्रॉडली आप क्लासीफाई करते हो तो ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला टी टेस्ट फॉर वन सैम्पल एंड टी टेस्ट फॉर टू सैम्पल्स। वेरी सिंपल टू लर्न। एक सैम्पल पे लगा सकते हैं या दो सैम्पल पे लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि दो सैम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वो फर्दर दो और कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द t-test for two sample is further divided into two parts. What are these two parts? One is unpaired test and another is paired test. ये दोनों ग्रुप्स में, जहाँ दो ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उसके अंदर लगाएंगे। पेयर्ड हो सकते हैं वो दोनों ग्रुप्स और अनपेयर्ड हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पेयर्ड और अनपेयर्ड क्या है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दीज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत सिंपल वन सैम्पल टी टेस्ट की। अभी हमने कैटेगरीज पढ़ी, तो वन सैम्पल की हम बात कर रहे हैं, जहां हम सिर्फ और सिर्फ एक सैम्पल को लेके चल रहे हैं। द वन सैम्पल टी टेस्ट is a statistical procedure used to determine whether a sample of observations could have been generated by a process with a specific mean. Or one sample t-test compares one sample mean to a null hypothesis value. बहुत बड़ा लग रहा है समझने में, लेकिन बहुत ही आसान है। क्या कहना चाहते हैं हम इसके अंदर? हमारे पास कोई नल हाइपोथेसिस की वैल्यू दी गई हुई होगी और हमारा सैंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, और हमें उस सैंपल की कैलकुलेशंस को कंपेयर करना है जो हाइपोथेसिस की वैल्यू हमें दी गई है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तब हमें उससे इन्फ्रेंस निकालना है कि इसके अंदर कोई डिफरेंस है या नहीं है। चलिए और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, एक फिगर शो कर रही है बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका एक एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं। अ सैम्पल ऑफ 16 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज ऑफ बीबीए was taken and the information was obtained on their starting salary. The mean monthly starting salary was found to be rupees 30,200 with a standard deviation of rupees 960. The past data on the starting salary has given a mean value of rupees 30,000. अब देखिए मीन वैल्यू हमें दी हुई है 30,000 की पास्ट डाटा। इट मीन्स क्या है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, जो म्यू है, हमें उसकी वैल्यू क्या लेनी है? 30,000। और यहाँ पर हमको मीन कैलकुलेट करके दिया हुआ है। जो स्टूडेंट्स अभी जॉब शुरू कर रहे हैं उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है उसका मीन निकाल के दिया हुआ है, और वो कितना है? 30,200। और इसके साथ साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी टी टेस्ट के लिए चाहिए होती है, तो वो भी उन्होंने निकाल के हमें दी हुई है, दैट इज योर 960। क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यूजिंग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैन बी कंक्लूड दैट द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम रुपीज 30,000। ये हमें पता लगाना है, क्या इन दोनों के मीन के बीच में डिफरेंस है या
नहीं है। तो देखिए हमारे पास वन सैंपल, जो अभी हमने बात करी, वन सैंपल क्या है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमने लिए हैं हम उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसका जो एवरेज निकल के आ रहा है उसको हाइपोथाइज्ड मीन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कैलकुलेशन हमें करनी पड़े तो वो हमारा कहलाएगा वन सैंपल टी टेस्ट। देखिए इसमें फॉर्मूला अगर हमें कैलकुलेट करना है इसको, तो कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना होगा, T इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एच नल डिवाइडेड बाय S, that is your standard deviation, and divided by root n। देखते हैं यहाँ पर ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, x बार इज द मीन ऑफ सैंपल, लेकिन यहाँ पर जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो करंट सैलरीज का मीन है वो कितना है, 30,200। तो हमारा x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 30,200। हमें कंपेयर किससे करना है उसको, वो हमें दिया है 30,000। तो हमने कहा म्यू एच नल इज हाइपोथाइज्ड मीन, दैट इज योर 30,000, जिससे भी आपको कंपेयर करना है जो आपका गिवन है। S is the sample standard deviation. This is also given to us in question, that is your 960. N is the number of observations, and number of observations we have 16. Now we have to calculate the degrees of freedom also, and that is, we all know about that, n minus 1, total number of observations minus 1, that is 16 minus 1 is equal to 15. So quite simple formula, no difficulty in applying this formula. All the values are with us. We will put the value and we will find the t score, then we will compare it with table value. Table value, we will see this table value with the help of the value of alpha and your degrees of freedom. Another type of example of one sample test, वहाँ पर क्या था, आपको उन्होंने एवरेज निकाल के दिया हुआ था। तो हो सकता है कि दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि सब कुछ हमें निकाल के दे रखा है और इसको हम सैंपल के साथ कहाँ लेकर के चल रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे सामने आ सकता है और वो भी वन सैंपल है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर कंपनी के शेयर्स हैं, देखते हैं उनको, प्राइसेस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन द डिफरेंट डेज इन अ मंथ। पूरा ट्रैक रख रही है कंपनी और उसके शेयर्स की जो प्राइस है एवरी डे, एक महीने में जो भी दिनों में उसके प्राइस अप और डाउन हो रहे हैं, उस डेटा या उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया है। वो हमारे पास गिवन है 66, 65, 69, 70, 69, 71, 70, 63, 64 एंड 68। देखिए कंपनी वही है, वन सैंपल की हम बात कर रहे हैं, उनके डेज पर जो फ्लक्चुएशन प्राइस के अंदर आया वो हमें दे दिया गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, एग्जामिन दैट द मीन प्राइस ऑफ शेयर्स इन द मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम 65। फिर से हमको हाइपोथाइज्ड मीन दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर भी हमको हाइपोथाइज्ड मीन दिया हुआ है। और आप ये बात याद रखेंगे कि वन सैंपल टेस्ट के अंदर हमें हाइपोथाइज्ड मीन दिया हुआ होगा, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें उसको कंपेयर करना होगा हाइपोथाइज्ड मीन से। दैट्स वेरी मच सिंपल। तो अब हमें ये अगर डेटा हमें दिया हुआ है तो देखिए हम पहले इसका नल हाइपोथेसिस बना लेते हैं। एच नल हमारा क्या है, म्यू इज इक्वल टू 65, इट मीन्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब दोनों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स हम कौन सा ले रहे हैं, नल हाइपोथेसिस। और जो हमें वैल्यू दी हुई है हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा मीन इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस डेटा के साथ आएगा वो भी कितना होगा, 65। ऑल्टरनेट क्या होगा, इसका उल्टा, दैट इज म्यू इज नॉट इक्वल टू 65। फॉर्मूला वही रहेगा, t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एच नॉट डिवाइडेड बाय
s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। सो हमने क्या किया, देखिए जो भी हमें प्राइसेस दिए हुए थे, पर डे प्राइसेस जो दिए हुए थे 10 दिन के, आप देखिए उसको हमने टेबल में पेन डाउन किया और उसके बाद हमने क्या किया है, इसका मीन निकाला। देखिए टोटल किया 675 और इसको हमने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 67.5। और अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो बना हुआ है इसके अंदर कॉलम, उसमें हम कर रहे हैं x माइनस एक्स बार, यानी जो हमारा मीन आया है उसको हमें इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस एक्स बार को हमने कैलकुलेट कर लिया, हर वैल्यू में से हमने उसको माइनस किया, जो वैल्यू हमारे पास आ गई उसको हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है हम उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं और होल स्क्वायर करने के बाद हमने इसका टोटल कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट किया टोटल, इसकी क्या ज़रूरत थी, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। क्यों किया हमने इसको किया स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, वहाँ पर ये हमारा यूज़ होगा। चलिए, now calculating the standard deviation, the formula is in front of us. S is equal to 1 upon n minus 1 sigma x minus x bar whole square। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके आ चुके हैं, वहाँ पर आपने टेबल में देखी थी। n आपको मालूम है कितना है, n minus 1 that is your 10 observations minus 1 यानी 9 हो गया। ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है x माइनस एक्स बार और उसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी हुई है वहाँ पर 70.5। आपने इसको पुट किया इसके अंदर एंड यू हैव कैलकुलेटेड s इज इक्वल टू 2.8। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 2.8 s की वैल्यू मिल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। x बार की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, दैट इज़ योर 67.5 माइनस 65 और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, n से, और s से हमने इसको डिवाइड कर दिया। हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि हमने अंडर रूट 10 को यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इट वॉज s अपॉन n अंडर रूट, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया और इसको ला करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल मैथमेटिक्स। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी t की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 2.82। अब क्रिटिकल वैल्यू विद 9 degrees of freedom. Why 9? Because the number of observations were 10 and 10 minus 1 is 9. So degrees of freedom 9 and the table value is taken from the table, that is your 1.83। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 2.82, टेबल वैल्यू कितनी है, 1.83। तो जो आपने कैलकुलेट किया देखिए वो ग्रेटर देन आ रही है योर क्रिटिकल वैल्यू। एंड इन दिस केस वी रिमेंबर दैट इफ सच अ केस इज देयर, हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। और आपने हाइपोथेसिस को क्या एज्यूम किया था, you said null hypothesis is mu is equal to 65. So the average price of the share is different from 65. Why? Because your hypothesis is rejected. So very simple it is. आपको t की वैल्यू कैसे निकालनी है एक बार फिर से देख लीजिए आप, कि यहाँ पर जो आपका x बार आता है उसमें से आपका जो हाइपोथाइज्ड मीन है आप उसको सब्ट्रैक्ट करिए और ये s अपॉन अंडर रूट n, इस अंडर रूट n को आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन करिए, जो वैल्यू आती है उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख करके फाइंड आउट करके आप टेबल से वैल्यू निकालिए और उसके बाद उसके साथ आप कंपैरिजन कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अभी हम कौन सा मेथड कर रहे थे, वन सैम्पल। और वन सैम्पल के हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक एग्जाम्पल ऐसा जहाँ पर हमें दोनों ही मीन दे रखे थे, यानी जो हमारा सैम्पल मीन था वो भी कैलकुलेटेड था और हाइपोथाइज्ड मीन भी कैलकुलेटेड हमें दिया हुआ था और हमने उन दोनों को कंपेयर किया। और दूसरे क्वेश्चन में हमको डेटा प्रोवाइडेड था और
सेम हमारा प्रोसेस रहेगा। जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है उससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। निकालने के बाद उसको हमें उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है। सो अब बात आती है दूसरी हमारी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होता है। देखिए नाम ही बता रहा है इंडिपेंडेंट यानी अनपेयर्ड, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द टू सैंपल टेस्ट। ये भी हमें याद रखना है कि अब देखिए वन सैंपल हम पढ़ के आ चुके हैं, जो दूसरी कैटेगरी थी वो हमारी थी टू सैंपल, और टू सैंपल के हमने दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, वन इज डिपेंडेंट and another is independent. So the independent t-test is also called as the two sample t-test, independent samples t-test और students t-test, इसका दूसरा नाम students t-test भी है, is an inferential statistical test that determines whether there is a statistically significant difference between the means in two अनरिलेटेड ग्रुप्स। देखिए हम फिर भी बात यही कर रहे हैं कि दोनों जो ग्रुप्स हमारे पास हैं उनमें मीन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। बस यहाँ पर कंडीशन क्या चेंज हो गई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसलिए दोनों ग्रुप्स अनरिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए फिगर के ऊपर, एक फिगर शो कर रही है बीबीए स्टूडेंट्स को और दूसरी शो कर रही है बीजेएमसी स्टूडेंट्स को। तो दोनों ही ग्रुप्स हमें अच्छी तरह पता है कि दोनों कोर्सेज अलग अलग हैं, दोनों की डिमांड्स, दोनों के फील्ड्स अलग अलग हैं। तो हमारे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, अनरिलेटेड ग्रुप्स हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स के मीन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट या अनपेयर्ड टी टेस्ट। और इसका उल्टा डिपेंडेंट टी टेस्ट, द डिपेंडेंट टी टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज द पेयर्ड टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट, कंपेयर्स द मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स। यही डिफरेंस है बस, वहां पर हमने अनरिलेटेड की बात करी थी, यहाँ पर हम रिलेटेड की बात कर रहे हैं। मीन्स ऑफ टू रिलेटेड ग्रुप्स टू डिटरमिन whether there is a statistically significant difference between these means। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हमने अब सिर्फ और सिर्फ बीबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स लिए और वहाँ पर हमने क्या चेक करना चाहा, कंपेयरिंग द स्कोर्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज ऑफ बीबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। और स्कोर्स हमारे सामने हैं बिफोर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, एवरेज स्कोर क्या निकल रहा था स्टूडेंट्स का, लेस देन 45%। लेकिन जब उनको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप कराई गई, उसके बाद जब उनके मॉक इंटरव्यूज लिए गए तो उनका जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 60%। अब हमें ये देखना है कि क्या इनके मीन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप आप देखिए वही सेम है और उस पर हमने कुछ ट्रीटमेंट किया है। डिपेंडेंट टी टेस्ट की ये खासियत होती है कि जो ग्रुप आप ले रहे हो उसको आप कोई ट्रीटमेंट देते हो और उसमें आप जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एक प्रायर ऑब्जर्वेशंस लेते हो और एक पोस्ट ऑब्जर्वेशन लेते हो, यानी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। लेकिन ग्रुप आपका सेम रहेगा, पेयर्ड रहेगा, क्योंकि आप दो बार उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, दो बार आपने वहाँ से ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, इसलिए हमने उसको पेयर्ड का नाम भी दिया है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज डिपेंडेंट टी टेस्ट। फॉर्मूला क्या रहेगा, चाहे डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, इट हार्डली मैटर्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो सैंपल हैं। ये जो हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी है इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या आ रहा है, टू सैंपल टेस्ट। तो टू सैंपल टेस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा और उसको निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, सी हियर, T इज इक्वल टू D बार अंडर रूट n डिवाइडेड बाय S। S कैसे फाइंड आउट करना है, दिस S इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। वंस अगेन,
under the root sigma d square minus n d bar whole square divided by n minus 1. अब इसमें सिग्मा d क्या है? d इज फॉर डिफरेंस एंड सिग्मा अगर हम इसके साथ लगा रहे हैं तो ये क्या है? सम. So sigma d is the sum of differences between the scores. And d bar, what is that? D bar is the mean of the difference values. आप कैसे निकालेंगे इसको? आप क्या करेंगे? जो डिफरेंस आया है उसको टोटल करेंगे और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d bar. And what is n? n is the number of scores. जितना स्कोर आप लेकर के चल रहे हैं, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप काउंट करके इसको n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल से. एस्टिमेशन ऑफ द मीन डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्ड सैंपल्स. पेयर्ड सैंपल्स हैं यानी रिलेटेड ग्रुप है, ग्रुप हमारा एक ही है, हम उसको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर कोर्स अ सैम्पल टेस्ट वाज गिवन टू 12 स्टूडेंट्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स. 12 स्टूडेंट्स का सैंपल हमने उठाया. कंडीशन आपको याद है कि 30 से लेस सैंपल अगर होता है तो हम टी टेस्ट लगा सकते हैं. तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई. दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो एक 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, कंप्यूटर कोर्स कराया गया है उसको, और ये देखना चाहा कि इस कंप्यूटर कोर्स को का यूटिलाइजेशन या इफ़ेक्टिवनेस इसकी कोई है कि नहीं है. क्या बच्चों के पहले स्कोर में और जो बाद में स्कोर आया है उसमें कोई डिफरेंस आया कि नहीं आया, ये हम चेक करना चाहते हैं. और क्वेश्चन में हमको अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेनी है वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज़ योर 0.05. तो ये 12 स्टूडेंट्स का स्कोर है. देखिए बिफोर एंड आफ्टर करके हमें दिया हुआ है, जैसे 44, देन 53, 40, 38, ये सारी वैल्यूज़ को हमने टेबल फॉर्म में नोट डाउन कर लिया. उसके बाद हम अपना नल हाइपोथेसिस पहले बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को. देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द स्कोर्स ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट. नल है, याद है आपको कि जब भी नल होता है तो हम क्या कहते हैं? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो हमने प्री टेस्ट और जो पोस्ट टेस्ट है, कंप्यूटर कोर्स कराने से पहले वाले का टेस्ट और कंप्यूटर कोर्स कराने वाले के बाद का टेस्ट, इन दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है. ये हमने मान लिया अपना नल हाइपोथेसिस. और ऑल्टरनेट क्या रहेगा हमारा कि उन दोनों के स्कोर में डिफरेंस है. अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 यानी 5%. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो भी हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी 12, तो n minus 1 that is your 12 minus 1 is 11. टेबल वैल्यू भी निकाल के रख लेते हैं पहले ही. टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू हमारी क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें मिल गया 0.05, हमें लेवल पता है तो हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इट इज़ 2.201. अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. हमने टेबल को वैसे ही बना लिया बिफोर एंड आफ्टर जिस फॉर्म में हमें दिया हुआ था. और अब हमने क्या किया? हमने आफ्टर में से बिफोर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और डिफरेंस निकाल दिया. D इज सिग्निफाइंग द डिफरेंस आफ्टर एंड सब माइनस बिफोर. सो हमने इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही माइनस किया. 53 माइनस 44 दैट इज़ योर 9. 38 माइनस 40 देखिए -2. 69 minus 61 that is your 8. 57 minus 52 5. 46 minus 32 14. 39 minus 44 minus 5. आप साइन को लिखेंगे, ध्यान देंगे उस बात पर. 73 minus 70 that is your 3. 48 minus 41 7. 73 minus 67 6. 74 minus 72 that is your 2. 60 minus 53 that is 7, and 78 minus 72 is 6.
We least bother about the sign, but we have to mention it. Why? Because we have to do the square. So when we square these values, we will get the positive value. हमने उन सब का इस देखिए स्क्वायर कर दिया, जो भी डिफरेंस की वैल्यूज हमारे पास आई थी। स्क्वायर करने के बाद आपने क्या करना है, इसका टोटल करके आपको सिग्मा निकाल लेना है। आपने सिग्मा डी भी निकाल लिया है और आपको सिग्मा डी स्क्वायर भी निकाल लेना है। दोनों बहुत सिंपल तरीके हैं और फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हमें याद भी रहेगा कि हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उन वैल्यूज़ को हमें टोटल कर लेना है। चलिए, अब सबसे पहले हमको निकालना था क्या, डी बार। कैसे निकलेगा, सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी आपका आया 60 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। ये एक काम हमारा हो गया। चलिए, अब दूसरा काम हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं और दोनों में हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालनी है और अगर नहीं निकालनी होगी तो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। चलिए, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करें। देखिए, डी स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आई थी डिफरेंस स्क्वायर की, दैट इज योर 578 माइनस 12 क्या है आपका n, और n के साथ आप क्या रख रहे हैं, d बार और उसका होल स्क्वायर, और नीचे हम क्या रख रहे हैं, n माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.03। तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई 5.03। तो अब t के फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देते हैं। t का फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए आपने d बार निकाला, दिस d बार दैट इज योर 5 इंटू अंडर द रूट n। जो नीचे वाली वैल्यू है हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं जैसे हमने पहले किया था, और हमने इसको डिवाइड किया किससे, s से। इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 3.443 और टेबल वैल्यू हम पहले ही चेक कर चुके हैं, वो क्या थी, 2.201। नाउ वेरी मच क्लियर, 3.443 is greater than 2.201. Therefore, what will be the result? Null hypothesis is rejected. And what was your null hypothesis? आपका null hypothesis क्या कह रहा था कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में कोई significant difference नहीं है, वो रिजेक्ट हो चुका है। इसका मतलब कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। चलिए, अब हम कर लेते हैं टी टेस्ट थ्रू MS एक्सेल। हम लोगों ने इसको मैनुअल कैलकुलेशंस के थ्रू सीख लिया। हमने 1 सैम्पल को सीखा, हमने 2 सैम्पल को सीखा। 2 सैम्पल में हमने 2 कैटेगरीज करी। पहले हमने इंडिपेंडेंट किया और फिर हमने डिपेंडेंट किया। अब मैनुअल कैलकुलेशंस के साथ साथ हमें कोशिश करनी है कि हम एक्सेल में भी इसको सीख लें, और एक्सेल में आपको पता ही है कि बहुत ही सिंपल तरीका होता है एक्सेल में इसको निकालने का। कैसे निकालते हैं हम, लेट्स सी। जो भी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वही सैम्पल क्वेश्चन हम यहाँ पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर, यानी प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। ये प्री टेस्ट के मार्क्स हैं हमारे, जो भी हमने कैलकुलेशन किया, और ये हमारे आफ्टर वाले यानी पोस्ट टेस्ट के मार्क्स हैं। अब जब हमारे पास ये सब वैल्यूज़ हमने फीड कर ली तो हमें क्या करना होगा, किसी भी सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम प्लस के लिए हमने करा मोर फंक्शंस स्टैटिस्टिकल, और इसके बाद हम चाह रहे हैं टी टेस्ट। आपको पता है ये नीचे की तरफ आएगा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं। अब ये टी टेस्ट हमारे पास आ गया। चलिए, इसमें फीड करते हैं एरे 1 की वैल्यू। एरे 1 के अंदर हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं। इसके बाद एरे 2 हमें चाहिए
और एरे 2 में हम आफ्टर वाला वैल्यूज़ को फीड करेंगे. देन नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यार टेल्स. यहाँ पर हमें वैल्यू फीड करनी है टेल्स के लिए. अब ये टेल्स हैं क्या? अगर आप प्री डिसाइडेड हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, यानी आप डिसाइडेड हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा, और तो आप इस केस में एक तरफ अपना डिसीजन रखते हैं. दैट इज़ योर वन टेल्ड, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. बट एज अ रिसर्चर what we do generally, we take two-tailed test, means that it can be negative or it can be positive, both the probabilities we take together. तो यहाँ पर हमें अगर वन टेल्ड है तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर वन वैल्यू टाइप करनी होगी, और अगर टू टेल्ड है तो हमें इसको बताना होगा कि हमारा जो टेस्ट है वो टू टेल्ड है, और उसके लिए हमें 2 डिजिट प्रेस करना होगा. इसके बाद कंप्यूटर को हमें ये भी बताना पड़ेगा कि टाइप कौन सी है. अब ये टाइप क्या है? अभी देखिए हमने कैटेगरीज पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. तो अगर आपका जो टेस्ट है, अगर आपका सैंपल जो है वो पेयर्ड है, जैसे अभी हमारे सामने है पेयर्ड, क्योंकि हम एक ही ग्रुप पर टेस्ट कर रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर. तो पेयर्ड के लिए हमें क्या करना होगा? वन वैल्यू को टाइप करना होगा. और अगर इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं, यानी एक तरफ बीजेएमसी के स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, और हम उनको कंपेयर कर रहे हैं, या एक तरफ टीचर्स का ग्रुप है और दूसरी तरफ डॉक्टर्स का ग्रुप है, उनको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें टू टाइप करना होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में पेयर्ड नहीं हैं, इंडिपेंडेंट हैं. तो अब हमारा जो केस है उसमें हम क्या टाइप करेंगे? वी विल टाइप द वैल्यू 1, एंड एज सून एज वी एंटर और click on done, the value will be in front of us. Now you can see it is the value of P, and P is the reverse of what we are getting the calculation by doing it or by solving it manually. तो हमारे रूल्स जो हैं वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं यहाँ पे. अब देखिए 0.005, और थोड़ा अल्फा की वैल्यू याद कीजिए, हमने क्वेश्चन में क्या ली थी? 5%. 5% मीन्स 0.05. अब 0.05 से हमें इसे कंपेयर करना है, और अब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल है. और अगर वैल्यू P की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है या स्मॉल है आपके अल्फा से, तो आप ऐसे केस में क्या करते हैं? यू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. So when you have done this question manually, you have rejected the hypothesis, and when you are solving it with the help of Excel, the result is same. What is that? That hypothesis is rejected. So I hope you have learned a lot, and I have tried to make it as simple as possible with the help of the pictures, with the help of the examples, and those examples which are related to you. So I hope that you have enjoyed this interactive session. Thank you so much for watching this.